नमस्ते एवरीवन, आप सभी को प्रणाम। आज हमारे मित्र मिहिर ब्रह्मभट्ट के पेज से आप सबके सामने एक विषय लेकर उपस्थित होने का मौका मिला है। भाई मिहिर ब्रह्मभट्ट, उसको हृदयपूर्वक उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनके अलावा इस पूरे विषय को आप तक पहुँचाने में जिन जिन मित्रों का किसी न किसी प्रकार का सहयोग रहा है, ऐसे सभी मित्रों का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। श्री मयूर बारोट, फिल्म प्रोड्यूसर, ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण सेना, भारतीय परवरिश योजना, ग्लोबल एसोसिएट्स ऑफ एनजीओ और उनके सभी मित्र जिनके माध्यम से, वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके सभी मित्र जिनके माध्यम से आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। यह पूरा विषय आपके सामने रखने का उपलक्ष्य आज ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण सेना के शुरुआती फेज से जो हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं, ऐसे हमारे दोस्त, हमारे भाई मिहिर ब्रह्मभट्ट के कारण हो पाया है। और आज जब मिहिर भाई के इस इनिशिएटिव में आप सबके साथ जुड़ने का ईश्वर ने मौका दिया है, तो हृदयपूर्वक मैं आप सबको यहाँ पर इस वर्चुअल माध्यम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह पूरा विषय पाथवे टू पॉलिटिक्स, यह कहीं न कहीं एक अलग प्रकार का रसप्रद विषय है और इस रसप्रद विषय से, इस इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से आज जब राजनीति के क्षेत्र में कहीं न कहीं लोग अलग अलग प्रकार की वार्ताएं, अलग प्रकार की बातें जब करते हैं, तो सही अर्थ में राजनीतिक क्षेत्र क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश क्या हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें किस प्रकार की चीज़ों से सहमत होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आप सबके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। पाथवे टू पॉलिटिक्स, यह विषय अपने आप में इंटरेस्टिंग है और इस विषय की बात आप सबके साथ करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीति दिन ब दिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता जा रहा है। राजनीतिक नेता जिस प्रकार से काम करते हैं, उनको देख के राजनीति का क्रेज हमारे मनों में, हमारे मनोमस्तिष्क में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस स्थिति में हर किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। कुछ खराबी नहीं है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही चाहिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में कुछ गलत नहीं है। पर कोई भी काम हम किस हेतु से करते हैं, यह हेतु सबसे पहले देखा जाना चाहिए। और अगर हमारा हेतु गलत है, हमारा उद्देश्य गलत है, जिस उद्देश्य के साथ हम जिस काम को ज्वाइन करना चाहिए उसको न सोचते हुए किसी ऐसे काम, ऐसे विचार के साथ हम किसी काम को ज्वाइन करें, मुझे नहीं लगता कि वह योग्य हो सकता है। पॉलिटिक्स की बात जब सबसे पहले आती है, हमारे मन में पावर दिखता है। पॉलिटिक्स में जो लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास होते हैं, तो पावर के बाद दूसरा विषय जो आता है वो पैसा आता है। और पावर और पैसा यह प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होता है। इस स्थिति में राजनीति सही अर्थ में क्या है? राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स, ये दो अलग अलग शब्दों को मिला के पॉलिटिक्स शब्द बना है। और इस शब्द के आधार पे अगर हम उसका अर्थ समझने जाए तो यह ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स का ग्रामेटिकल अर्थ, पॉलिटिक्स किसी अंग्रेजी के अलावा किसी और लैंग्वेज से उद्भव हुआ शब्द है और इस शब्द का भाषांतर अगर हम देखने जाए तो इसको रक्त रंजित क्षेत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। पॉलिटिक्स का एक्चुअल स्थिति जब हम देखते हैं तो कई सारे ऐसे रक्त रंजित ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है जब हमको ऐसा लगता है कि शायद हम पॉलिटिक्स में ना आते तो अच्छा रहता। पॉलिटिक्स
ये अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, पॉलिटिक्स ये पावर प्राप्त करने के लिए, पॉलिटिक्स ये पैसा प्राप्त करने के लिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मैं राजनीति के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, राजनीति के क्षेत्र का कोई सिद्धहस्त व्यक्ति हूँ, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। पर एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में मैंने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था। आज 40 साल जीवन के पूरे हुए हैं। पिछले 33 सालों में मैंने राजनीति को बहुत ही करीब से देखने का प्रयास किया है। जब 9 साल का था तब लोकसभा के हमारे जो कैंडिडेट हुआ करते थे वडोदरा लोकसभा के, प्रकाश ब्रह्मभट्ट कोको, उनके पोस्टर्स चिपकाने के लिए जाया करता था। विश्व की सबसे बड़ी रैली मैंने मेरे जीवन में मेरी उपस्थिति में देखी है और प्रकाश ब्रह्मभट्ट की वो ऐतिहासिक रैली, उसका मैं साक्षी रहा हूँ। प्रकाश ब्रह्मभट्ट जब मेरे गांव में प्रचार के लिए आए थे तब पूरा गांव साफ करके उनके पूरे राह पे मैंने फूल बिछा के उनका इंतज़ार किया था। रात को आने में लेट हुए थे, वो जितने बजे रात को आए, आने के बाद अपनी गोद में बिठा के उन्होंने भाषण किया था। और मेरे जीवन के पहले राजनीतिक हीरो ये प्रकाश कोको रहे हैं, प्रकाश ब्रह्मभट्ट रहे हैं। और अभी अभी उनकी पुण्यतिथि गई, 24 साल पहले वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, पर आज भी सावली की जनता में, वडोदरा की जनता में प्रकाश ब्रह्मभट्ट एक आक्रामक नेता के रूप में, उनके विचार, उनकी स्मृतियाँ आज भी जीवित है। लीडरशिप, राजनीति, नेतृत्व, ये सारी चीज़ों के बारे में जब तक कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता न हो तब तक हम राजनीति में कूद जाए, वो ठीक नहीं है। आज सिचुएशन ये होने लगी है कि जिनको भी और कोई काम नहीं रहा, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। जिनके पास एक्सेस पैसा है उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, या जिनको एक्सेस पैसा चाहिए उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। अल्टीमेट गोल अगर प्रजा की भावनाओं को समझ के, प्रजा का हित का अगर अल्टीमेट गोल हमारा नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि राजनीति आपके काम की चीज़ है। राजनीति अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका अल्टीमेट गोल, अंतिम ध्येय, टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, ये आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। अगर यह स्पष्टता आपके मन में नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ भी और काम कर लीजिए, पर राजनीति में आके राजनीति को खराब मत करिए। राजनीति की 3 बेसिक चीज़ें जो मैं मेरी 33 साल के जीवन में, 33 साल के राजनीतिक जीवन में मैं जो सीखा हूँ, जो समझा हूँ, वो आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमारी मनोस्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि राजनीति में प्रवेश करके हम क्या करना चाहते हैं। अगर वो प्रजा के सेवा का भाव है, आगे बढ़िए। अगर प्रजा के सेवा का भाव नहीं है, यहीं से वापस मुड़ जाइए। जब राजनीति में प्रवेश करना होता है, ऐसे समय पर लोग आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं है और राजनीति में प्रवेश करते हैं, राजनीति में टिके रहने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। कभी उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, और इसीलिए जब हम राजनीति में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे टिके रहने के लिए हम वहीं से पैसा बनाने का सोचते हैं। सबसे पहले राजनीति में एंटर होने का अगर कोई प्री कंडीशन है, कोई पूर्व शर्त है, तो वो ये है कि आपको फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको राजनीति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आपका घर चलाने के लिए आप सक्षम है, तभी राजनीति में प्रवेश करें। क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने के बाद अगर अर्थ उपार्जन, मनी मेकिंग, ये अगर आपने वहाँ जाके शुरू किया, राजनीति का अल्टीमेट गोल यह सर्व नहीं होता है। आर्थिक रूप से सक्षम बनना ये मेरी दृष्टि से पहला इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम, दैट इज एजुकेशन बेस्ड। आज की जो राजनीति है, यह राजनीति, यह पढ़े लिखे लोगों की राजनीति मानी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब बिल्कुल कम पढ़े हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। पर आज का जो समय है, उसमें प्रजा आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानती है, और इसीलिए अगर आप शैक्षणिक रूप से वह योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो आपको प्राप्त करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है राजनीति आपके काम की नहीं है। एजुकेशन बेस मजबूत होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने के बाद जो ऑफिसर्स आपको गाइड करने वाले हैं, वो आईएएस बन के आए हैं,
वो मसूरी में पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं और वही लोग आपको जो ड्राइव करेंगे वही आपको ड्रिवन होना है। अगर आपको उस प्रकार से ड्रिवन नहीं होना है तो आपका एजुकेशन बेस कोई आपको पढ़ा जाए ऐसे मत बनिए। आप खुद धीरे धीरे चीज़ों को समझ के अभ्यास करके राजनीति करने का प्रयास करें। तीसरा विषय जो राजनीतिक स्वरूप में मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो है चीज़ों को ओपननेस के साथ देखना, उसके लिए भ्रमण करना। अगर आप आपके तहसील की राजनीति करना चाहते हैं, तहसील के हर गांव आपके देखे हुए होने चाहिए। अगर आप जिले की राजनीति करना चाहते हैं, आपके जिले के हर तहसील आपने देखे हुए होने चाहिए। हर तहसील की क्या विशेषता है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप प्रादेशिक स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश के सभी जिले, सभी महानगर, उसमें आपका भ्रमण हो चुका हो, यह स्थिति में आप होने चाहिए। कुछ काम नहीं है, एसटी बस में बैठो, कहीं पे भी उतरो, घूमो, देखो, वहाँ की विशेषताओं को समझने का प्रयास करो। क्योंकि जब तक आप भ्रमण नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को उसके बेसिक स्वरूप से सीखने का या समझने का प्रयास नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता कि आप राजनीति कर पाएंगे। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, भारत का एक भी राज्य आपसे अछूता नहीं रहना चाहिए। भारत के हर राज्य में कम से कम एक बार आपका पूर्ण प्रवास हो चुका हो। इस स्थिति में माफ़ करिएगा, कुछ टेक्निकल क्षति की वजह से ये बीच में ब्रेक लग जाती है। राजनीति में भ्रमण इसलिए ज़रूरी है, महात्मा गांधी जी का ऐसा उदाहरण माना जाता है। महात्मा गांधी जी जब राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया और भारत भ्रमण करने का निर्णय लेने के बाद पूरे भारत को देखने के लिए, समझने के लिए उन्होंने पूरे भारत में प्रवास शुरू किया। उड़ीसा के अंदर जब उनका प्रवास चल रहा था, तब उन्होंने किसी गरीब स्त्री को देखा और उस समय उन्होंने अपने विदेशी वस्त्र उसको त्याग करने का निर्णय लिया। एक वस्त्र में बाकी का जीवन जीऊंगा, ऐसा उनका संकल्प हुआ। इस संकल्प के पीछे उड़ीसा में एक गरीब स्त्री को उन्होंने जिस स्थिति में देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उस स्थिति से प्रेरणा ली। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में घूमे, भगवान शंकराचार्य हिंदू धर्म के जो रक्षक माने जाते हैं, हिंदू धर्म के जो प्रणेता माने जाते हैं, ऐसे हर एक व्यक्तित्व जिनके पास से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है, इन व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण किया है जहां पर वो राजनीति करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि यह तीन चीज़ें, आपका फाइनेंशियल बेस, आपका एजुकेशनल बेस और आपका नॉलेज बेस भ्रमण के आधार पे, यह जब तक मजबूत ना हो, राजनीति में प्रवेश करने के बारे में मत सोचिए। किसी नेता का कुर्ता पकड़ के, किसी नेता की चाटुकारिता करके, किसी नेता की प्रशंसा करके, उसके आगे पीछे घूम के राजनीति अगर करनी है, मैं नहीं मानता कि यह राजनीति आपके हित की भी नहीं हो सकती, यह राजनीति समाज के हित की भी नहीं हो सकती। राजनीति में जब हम जाते हैं, हमारा समाज के लिए योगदान क्या है या क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। राजनीति जब भी शुरू होती है, पॉलिटिक्स जब भी शुरू होता है, इस पॉलिटिक्स के हमारे करियर को, पॉलिटिक्स को एज ए कैरियर हमें लेना चाहिए। बट एज ए कैरियर कब? जब उस कैरियर के लिए हम अपने आप को सक्षम बना सके तब। जब तक उस क्षेत्र के साथ आप पूरे मन से एकाग्र नहीं हो जाते, पूरे मन से एकरूप नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता कि यह क्षेत्र आपके लिए हो सकता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पिछले कई समय से लोगों के ध्यान में आती है और यही बातों ने बड़े बड़े पॉलिटिकल रिजल्ट्स को चेंज किया है, और वो मुद्दा है पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरीज। 3 प्रकार की राजनीति मैंने मेरे जीवन में देखी है। एक राजनीति ये है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनिटीज, दूसरी है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड तीसरी है पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरीज। आप अगर शासन चला रहे हैं, आपके प्रजा शासन के कारण कितने लोग लाभान्वित हो पाए, कितने लोगों को आपके कारण कुछ न कुछ व्यक्तिगत बेनिफिट मिल पाया, यह जब तक आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि प्रजा आपके साथ नहीं जुड़ेगी। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, वो किसी भी पक्ष की सरकार हो,
वो किसी भी नेता की सरकार हो, हर सरकार का अंतिम ध्येय ये प्रजा के लिए कुछ ना कुछ अच्छी योजनाएं बनाने का होता है। कोई भी सरकार होती है, यह योजनाओं के माध्यम से प्रजा का हित करने का प्रयास करती है। योजना बनती है दिल्ली में या योजना बनती है गांधीनगर में, राज्य के, प्रदेश के कैपिटल में या नेशनल कैपिटल में योजना बनती है। इस योजना को अगर हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास करना है, तब जाके यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। और जो भी मित्र राजनीति में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेरी दृष्टि से पहला पाथवे का पहला अगर कोई कदम हो सकता है, वो है गवर्नमेंट की स्कीम्स का अभ्यास करो। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, इस योजनाओं का पूरा अभ्यास करिए, उसके नियमों का अभ्यास करिए। उस नियमों का अभ्यास करके इस योजना का सच्चा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, उस बेनिफिशियरी को ढूंढने का प्रयास करिए और व्यक्ति को पकड़ के उसको उस योजना का बेनिफिट देने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति आपके किसी भी प्रकार के छोटे से प्रयास से अगर लाभान्वित होता है, उसको बेनिफिट मिलता है, वो जब तक जिएगा आपको याद रखेगा। दूसरा चरण मेरी दृष्टि से वो है एजुकेशन। जो व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ना चाहता है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक लोगों को पढ़ाते हैं। जो पढ़ने के लिए इच्छुक लोग हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको स्कॉलरशिप दिलवाइए, उनको फाइनेंशियल हेल्प दिलवाइए, उनको अपने जीवन में जिस प्रकार से भी एजुकेशन में उपयोगी हो पाए, ऐसे किसी विषय के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति आपकी मदद से पढ़ा होगा, वह व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक आपको याद रखेगा, क्योंकि उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसमें भगवान ने आपको निमित्त बनाया था और उसकी शिक्षा के आधार पे उसका पूरा जीवन तैयार हो पाया है। उसके जीवन की इमारत उस एजुकेशन के बेस पे खड़ी हुई है जिसमें भगवान ने आपको निमित्त बनाया था। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि किसी को किसी भी स्कीम का बेनिफिट दिलवाना पहला मुद्दा, किसी को पढ़ने में हेल्पफुल होना दूसरा मुद्दा, और तीसरा जो प्रजा की वेदना है, प्रजा जिस किसी विषय के साथ पीड़ित है, उस विषय को समझना, उस विषय को समझकर उस विषय के बारे में प्रजा के लिए लड़ना। आप अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र के बिगिनर हैं, आपको प्रजा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रजा के प्रश्नों के लिए अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी, और वो लड़ाई लड़ने के अपने अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, अपनी अलग अलग पद्धति हो सकती है। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में। एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने जो भी नेतृत्व किया, मेरे ऊपर एक भी पुलिस केस नहीं हुआ। हमारे टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो स्टूडेंट लीडर के पास अगर पुलिस केस नहीं है उसके ऊपर, तो उसकी लीडरशिप कोई मायने नहीं रखती, उसकी लीडरशिप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे पूरे विद्यार्थी जीवन में मेरे ऊपर एक भी पुलिस केस नहीं हुआ था, फिर भी मैंने सफलता से नेतृत्व करने का प्रयास किया है। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको बस जलानी पड़े, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको किसी से गाली गलौज करना पड़े, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको उसी प्रकार से आक्रामक होना पड़े जो आपके पहले के लोग हुए हैं। जो आगे से चली आई वाला मामला है, उससे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। मक्कमता से बिना गाली गलौज करें, मक्कमता से बिना तोड़फोड़ किए, मक्कमता से बिना आगजनी किए हम अपना नेतृत्व डेवलप कर सकते हैं। हमारे आवाज़ में और हमारे मुद्दे में यह मक्कमता होनी चाहिए। कभी भी चीप पब्लिसिटी के लिए इश्यूज मत पकड़िए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए इश्यूज मत पकड़िए। हमारे वहाँ आज इस कोरोना के समय में हमारे कुछ स्टूडेंट लीडर्स ऐसे थे जो विद्यार्थियों की भावनाओं को वाचा देने का प्रयास कर रहे थे। उनकी इच्छा ऐसी थी कि उनको मास प्रमोशन दिया जाए। विद्यार्थी नेता थे, विद्यार्थियों की जो भावना थी उसको वाचा देना उनका काम था। एज ए मेंबर ऑफ द सिंडिकेट, एज ए मेंबर ऑफ द सेनेट, दैट वाज माय रोल कि मैं उनको कन्विंस करूं कि आप मास प्रमोशन की जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मास प्रमोशन हुआ, जो लोग आज से सालों पहले गोधराकांड के समय में या कच्छ के भूकंप के समय में कुछ लोग मास प्रमोट हुए होंगे, जो
बख्शी पंच के समय पे आंदोलन हुआ, मंडल कमीशन वाला आंदोलन जब हुआ, उस समय कुछ लोग मास प्रमोट हुए हैं। नवनिर्माण के समय कुछ लोग मास प्रमोट हुए होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में एक बार भी मास प्रमोशन मिला है, ऐसे लोगों को पूछिए कि उनका शैक्षणिक कैरियर कहाँ जाके अटक गया था। मास प्रमोशन ये विद्यार्थियों के हित की बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको विद्यार्थियों को समझाना है, क्योंकि मास प्रमोशन की मार्कशीट लेके आप जहाँ जाएंगे उस कंपनी वाले को पता होगा कि इस व्यक्ति ने परीक्षा नहीं दी है, बिना परीक्षा दिए मास प्रमोशन लेके ये व्यक्ति पास हुआ है, और आपके आगे के जो भी अच्छे एकेडमिक्स रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, उस रिकॉर्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर आप एक मास प्रमोशन की मार्कशीट लेके घूमते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि जब भी कोई इश्यू आप हाथ में पकड़ते हैं, उस इश्यू की जेन्युइननेस, उसकी सत्यता को समझने का प्रयास करें। उसकी सत्यता को समझने के बाद उस इश्यू को हाथ में पकड़े। अगर वो इश्यू जेन्युइन नहीं है, कोई आपको जो कहे, अगर आपको कोई कहता है आप डरपोक हो, हाँ कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, पर इश्यू में अगर जेन्युइननेस नहीं है, चीप पब्लिसिटी के लिए इश्यूज को पकड़ना बंद करें। क्योंकि मैंने इस विषय के पॉइंट्स के अंदर कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी, उसमें से पहला जो मुद्दा था दैट वाज शॉर्टकट्स कट्स यू शॉर्ट। राजनीति में जब जब हम शॉर्टकट पकड़ते हैं, राजनीति में जब जब हम शॉर्टकट से आगे जाना चाहते हैं, ये सांप सीढ़ी का खेल है। आप आगे जाएंगे, बट सीढ़ी से आगे जाना यह अलग बात है, कूद के आगे जाना यह अलग बात है। अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जितने जल्दी ऊपर जाएंगे उतने ही जल्दी नीचे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सांप सीढ़ी में कब सांप के मुंह पे आपका पैर पड़ जाए और कब उसकी पूंछ पे जाके आप अटक जाओ, कुछ कह नहीं सकते। सीढ़ी से मेहनत करके अगर आप ऊपर गए हैं, जितनी मेहनत से आप ऊपर गए हैं, आपको नीचे लाने के लिए आपके जो विरोधी होंगे उनको इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बगैर कोई आपको नीचे नहीं ला पाएगा। द पाथवे टू पॉलिटिक्स, यह समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज हमको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम नेता हो जाएंगे। कोई एक हॉस्पिटल में हम गए और कोई एक हॉस्पिटल में कोई एक व्यक्ति बीमार है, उस एक व्यक्ति को एक केला हम डोनेट कर रहे हैं, 4 लोग खड़े होके, और फिर वो 4 लोग 12 तस्वीर खींचवा के 24 जगह पे पोस्ट करके अपने आप को दानवीर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? अगर हम किसी को कुछ देने के लिए जाते हैं, आपका राइट हैंड अगर किसी को कुछ दे रहा है, आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या हेल्प हुई है। किसी को हेल्प करते हुए फोटो खींचवाना यह राजनीति नहीं है। फोटो सेशन करवा के राजनेता बनना यह राजनीति नहीं है। आपको समाज की, प्रजा की नब्ज को पकड़ना होगा। समाज की, प्रजा की नब्ज को पकड़ के उनके इश्यूज को समझना होगा। जब तक यह चीज़ें समझ में नहीं आती है, मैं अपने जीवन में कुछ शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसमें से एक शब्द यह है कंपैशन। कंपैशन, इसको हम समवेदना कह सकते हैं। समवेदना यानी क्या? किसी को कुछ वेदना हो रही है, उस वेदना को देखना ये एक बात है, उस वेदना को समझने का प्रयास करना यह दूसरी बात है, और उसी वेदना को अपने अंदर अनुभव करना, उसी वेदना की अपने अंदर अनुभूति करना, यह एक और अलग बात है। किसी की वेदना को अपनी वेदना समझ के उसकी अनुभूति करना, मेरी दृष्टि से यह कंपैशन है। अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहिए, यह मेरे जीवन का मंत्र है। और इसीलिए अगर मैं किसी को ईमेल लिखता हूं तो मेरी सिग्नेचर में हमेशा 2 वाक्य जाते हैं। पहला वाक्य यह होता है कंपैशन, गिव योरसेल्फ टू द नेशन। 2015 में विजन इंडिया फाउंडेशन के पॉलिसी बूट कैंप में जब एक शिक्षार्थी के रूप में 21 दिन में पढ़ने के लिए गया था, उस समय विजन इंडिया फाउंडेशन को प्रेरणा देने वाला एक व्यक्तित्व डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, आर बालू, जो मैसूर में ग्राम नाम का इनिशिएटिव चलाते हैं, उनके मुंह से पहली बार मैंने यह शब्द सुना था, कंपैशन, गिव योरसेल्फ टू द नेशन। अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को समर्पित करो। और उसी में से किसी अच्छे दिन एक शुभ विचार, राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि, इस वाक्य के रूप में स्फुरित हुआ। हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारा देश,
हमारा समाज कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अगर हमारा समाज, अगर हमारा राष्ट्र हमारे लिए, समाज यानी आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज यानी मानवता का समाज, उसमें हर ज्ञाति का व्यक्ति आ सकता है, हर धर्म हर संप्रदाय का व्यक्ति आ सकता है। जब आप राजनेता है, किसी ज्ञाति के नेता मत बनिए। अगर आप राजनेता है, समाज के नेता बनने का प्रयास कीजिए और समाज को किसी ज्ञाति के साथ सीमित करने का प्रयास मत करिए। पर उस राष्ट्र के, उस सोसाइटी के जब आप नेता बनते हैं, अपने आप को समाज को समर्पित करने का प्रयास कीजिए, सोसाइटी को डेडिकेट करने का प्रयास कीजिए। एक और बात आज के इस विषय के साथ संबंधित है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं एक ओपननेस आज के समय में मुझे बहुत ज़रूरी लग रही है। जब मैं 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ता था, मैं जिस पार्टी से लड़ रहा था उसके सामने वाली पार्टी के बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो मेरा कैंपेन करने के लिए आए थे। मैं ये नहीं कहता कि आप आपकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में अगर आपके दोस्त है तो उसका कैंपेन करने के लिए जाइए, पर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी का है इसलिए वो खराब हो गया, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, हर पार्टी में बुरे लोग भी होते हैं। हर पार्टी के अच्छे और बुरे लोगों को आपको सम्मान देना सीखना पड़ेगा। जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मान दीजिए, जो बुरे लोग हैं उनसे अंतर कीजिए। बुरे लोग अपने व्यवहार से अपनी बुराई आपके अंदर डालने का प्रयास करेंगे, और बुराई ये कोरोना के जैसा इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाती है। और इसीलिए जो व्यक्ति नेगेटिव है, जिसके जीवन में नकारात्मकता है, जिसको आप मिलने के लिए गए और उसके मुंह से हर किसी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ बुरी बातें निकलती है, समझ लीजिए कि यह व्यक्ति साथ में जाके बैठने जैसा नहीं। किसी व्यक्ति के साथ जाके बैठे और उसको अपने दुश्मन की भी कोई अच्छाई नजर आती है, समझ लीजिए यह व्यक्ति आपके जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। इस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। आज हम ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का जो नेता है उसके लिए अगर कुछ गलत कमेंट कर देता है तो हम उसको ट्रोल करना शुरू करते हैं। अगर हमें हमारे नेतृत्व पे भरोसा है, हम अच्छी चीजें पोस्ट नहीं कर सकते क्या? हर किसी को क्रिटिसाइज करना आपको ये अधिकार किसने दिया है? हर कोई व्यक्ति के लिए आप खुद न्यायाधीश बन जाए, आपको ये अधिकार किसने दिया है? प्रधानमंत्री जी ने ये गलत किया, मुख्यमंत्री जी ने ये गलत किया, क्या सही करना चाहिए उसके बारे में सोचिए ना। रखिए, फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए कि यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आज के समय में जिस भी पार्टी की सरकार हो, मैं व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट रूप से ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र में कुछ भी गलत हो रहा है, सिर्फ उद्धव ठाकरे उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। गुजरात में कुछ गलत हो रहा है तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी सिर्फ अकेले उसके लिए जिम्मेदार है क्या? राजस्थान में कुछ भी गलत होगा तो सिर्फ अशोक गहलोत जिम्मेदार है क्या? मध्य प्रदेश में कुछ भी गलत होगा सिर्फ शिवराज सिंह जिम्मेदार है क्या? प्रजा के रूप में हमारी भी तो जिम्मेदारी होती है। हम कब तक राजनेताओं और जो पॉलिटिकल लीडर्स या गवर्नमेंट है उसके ऊपर कब तक हम आधारित रहेंगे? और कौन सा ऐसा नेता होगा, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा जो प्रजा का गलत चाहता होगा? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करने का सोचता है, और अगर वो अच्छा कर सकता है हमारी नजर में भगवान हो जाता है, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है हमारी नजर में वो विलन हो जाता है। आज से कुछ साल पहले, 14-15 साल पुरानी बात हो सकती है, और उस समय बहुत बारिश आई थी, सूरत के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस समय मेरी एक छोटी सी सर्जरी थी, और वो सर्जरी करवाने के लिए मैं डॉक्टर नयन स्वादिया बड़ौदा में है, उनके पास में गया था। मुझे थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए डॉक्टर नयन स्वादिया जी ने जो उस दिन मुझे जो इंसिडेंट शेयर किया था, उनका एक ऑब्जर्वेशन शेयर किया था, मुझे ऐसा लगता है कि पाथवे टू पॉलिटिक्स, उसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए यह एग्जाम्पल बहुत काम में आएगा, और इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लेकर मैं इस एग्जाम्पल को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस समय सूरत के अंदर बाढ़ आई थी, जो उकाई डैम है उसके दरवाजे छोड़ने पड़े थे, बहुत बारिश हुई थी और पूरा सूरत पानी के अंदर बह गया था। उस समय के जो वाटर सप्लाई मिनिस्टर थे वो नरोत्तम पटेल जी हुआ करते थे, और उस समय जो सुरती लोग वैसे भी बोलने में स्पष्ट होते हैं,
और जो मन में आए वो खुले मन से वो बोलते हैं, किसी की ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि नरोत्तम पटेल ने सूरत को डुबा दिया। उस समय डॉक्टर स्वादिया ने मुझे बहुत अच्छी एक बात बताई कि जब सचिन तेंदुलकर पिच पे खड़ा होता है और किसी सामने से आते हुए बॉल पे वो एक जजमेंट लेके सिक्स मारने का प्रयास करता है और अगर वो बाउंड्री पे कैच आउट होता है, कमेंटेटर क्या बोलता है, सचिन तेंदुलकर ने अपना विकेट फेंक दिया, अपना विकेट गवा दिया। क्या सचिन तेंदुलकर ने चाहा होगा कि उसकी विकेट गिर जाए? सचिन तेंदुलकर ने क्या चाहा होगा कि इस बॉल को मैं ठीक से उठा के बाउंड्री के बाहर भेजूं, सिक्स लगाऊं और मेरे देश के खाते में मैं 6 रन ऐड करूं। यही उसकी इच्छा रही होगी। पर उस बॉल की स्पीड का या अपने हाथों में से जो ताकत उनको उस बॉल को लगानी थी अपने बल्ले के द्वारा, उसमें जजमेंट लेने में उनसे कुछ गलती हो गई और वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। इस पूरे विषय को एरर ऑफ जजमेंट कहा जाता है। नरोत्तम पटेल जी का उस समय क्या हेतु रहा होगा कि जितना हो सके उतना पानी उकाई डैम में संग्रहित हो जाए और आने वाले दिनों में जब सर्दी का टाइम होगा, उसके बाद गर्मी का टाइम आएगा, तो किसानों को खेतों में पानी पिलाने के लिए पानी कम नहीं पड़ना चाहिए और बाकी पानी का जो भी उपयोग है उसमें पानी पर्याप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, यही हेतु रहा होगा। इसीलिए उन्होंने उस उकाई डैम के जो गेट्स थे वो देर से खोलने का डिसीजन लिया होगा। बारिश उतनी बढ़ गई कि उनका जजमेंट गलत हुआ, उसके कारण फिर अचानक से उनको दरवाजे खोलने पड़े और सूरत में बाढ़ आ गई। नरोत्तम पटेल जो सूरत के पुत्र हैं, उन्होंने कभी ये चाहा होगा कि सूरत डूब जाए? उन्होंने तो सूरत का भला चाहा था ना। जजमेंट लेने में अगर गलती हो जाती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आदमी गलत है। और आप सभी को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग सत्ता के केंद्र पे बैठे हुए हैं, वह व्यक्ति गलत नहीं होते। वह हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं और अच्छा करने के प्रयास में अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है। इसी प्रकार से राजनीति में किसी ने कुछ अच्छा किया, वो आपकी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का, उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, उस पार्टी की विरुद्ध की कोई पार्टी है, उसमें भी अगर किसी ने अच्छा प्रयोग किया होगा, उसके लिए अच्छा बोलने की मेरे में हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो हिम्मत मुझ में नहीं है, राजनीति में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह पूरा विषय आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारा विश्वमन हमारे कानों में किया जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमको सिखाई जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे कानों में डाल दी जाती है कि हमको हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, नकारात्मकता से बाहर आए। यह दुनिया बहुत सुंदर है। इस दुनिया में जी रहे लोग बहुत अच्छे हैं। उनकी अच्छाइयों को देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप विधायक बन के अगर असेंबली में बैठते हैं और आपका दोपहर का भोजन अगर विपक्ष के किसी एमएलए के साथ नहीं होता, आप एमएलए कितने भी अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अगर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इसी कोरोना के समय में जब रूपाणी जी को अहमदाबाद के एक एमएलए मिलने के लिए गए और शाम को पता चला कि उस एमएलए को कोरोना पॉजिटिव आया है, किसी भी व्यक्ति के मन में पहला विचार क्या आएगा कि जब उस व्यक्ति का ऑलरेडी सैंपल ले लिया गया था कोरोना के टेस्ट के लिए, तो वो मुझे मिलने के लिए क्यों आए? उनके कारण मुझे भी तो कोरोना लग सकता था। अब जो आए थे उनका भी इरादा गलत नहीं होगा, उनकी ये केयरलेसनेस थी। पर इस व्यक्ति ने, गुजरात के इस मुख्यमंत्री जी ने उस एमएलए को फोन किया और उनकी चिंता करी, उनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, आपकी ठीक से ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कुछ भी तकलीफ आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। यह मानवता है। पक्ष जो होता है ना, पार्टी, ये इलेक्शन के दिन सुबह शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। इसी प्रकार से होना चाहिए, सुबह शुरू हुआ, शाम को खत्म। बाकी के जो वर्ष आपको मिलते हैं, 1094 दिन आपको जब मिलते हैं, एक व्यक्ति को 5 साल के टर्म में, 3 साल के टर्म में, इलेक्शन का एक दिन छोड़ के बाकी का जो समय मिलता है, उस समय में एक दूसरे के साथ मिलके समाज का कुछ
भला करने के बारे में सबको मिलकर सोचना चाहिए। पार्टी उसको बाजू पे रखिए, विचारधाराओं का अगर प्रश्न है उसको बाजू पे रखिए। हम जब भी कोई विचारधारा का विरोध करते हैं, कितनी बार विचारधाराओं को समझने का हमने प्रयास किया है, कौन सी विचारधारा क्या है, उस विचारधारा के माध्यम से क्यों हम समाज का भला कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कभी हम सोचते हैं क्या? कभी भी हमें इस चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए जितना इम्पोर्टेंस मानवता के अंदर किसी व्यक्ति को देना चाहिए। मानवता से ऊपर और कुछ नहीं है, और मानवता को जितना इम्पोर्टेंस हम देते हैं उतना इम्पोर्टेंस हम और किसी चीज़ को दें, यह मेरी दृष्टि से ज़रूरी नहीं है। राजनीति बाद में आती है, पक्ष बाद में आता है, इलेक्शन बाद में आता है, विरोधी या सपोर्टर वो बाद में आता है। सबसे पहले मानवता है, सबसे पहले प्रजा की सेवा है, और सबसे पहले समाज का भला है। अगर आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अभ्यासु बनिए, अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप गुजरात की राजनीति करना चाहते हैं और गुजरात का इतिहास आपको पता नहीं है, आप क्या गुजरात की राजनीति कर पाएंगे? आपको वडोदरा की राजनीति करनी हो और आप सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में नहीं जानते, आप क्या बड़ौदा की राजनीति कर पाएंगे? आप भारत की राजनीति करना चाहते हैं और भारत की जो सांस्कृतिक विभिन्नता है उसमें एकता किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में नहीं जानते, आप क्या भारत की राजनीति कर पाएंगे? अभ्यास बढ़ाइए। इलेक्शन का जब समय आता है, इलेक्शन के समय में इलेक्शन के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसका हमको अभ्यास होना चाहिए। वो हम कितना करते हैं? ऐसे ही कूद पड़ते हैं? कहीं ना कहीं अपने आप को एक शांत, मैच्योर, अभ्यासु और स्वच्छ मन का एक अच्छा व्यक्ति बन के ही हम अच्छे राजनेता बन सकते हैं। अच्छा पॉलिटिशियन बनना, उसके लिए पहले अच्छा व्यक्ति बनना ज़रूरी है, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाथवे टू पॉलिटिक्स यह कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कोई भी पकड़ के चलता बन सकता है। पाथवे टू पॉलिटिक्स अपने आप में एक प्रकार से बिल्कुल सरल है, एक प्रकार से इससे हार्ड और कुछ नहीं है, क्योंकि पाथवे टू पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है, पॉलिटिक्स का पाथवे एक ऐसा वे है जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। एक बार राजनीति में आप प्रवेश कर गए, हो सकता है प्रवेश करना आपकी इच्छा हो, वहाँ से बाहर निकलना यह आपकी इच्छा से नहीं हो पाता है। राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें अंदर जाने के बाद बाहर निकलने के सभी कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाते हैं, और इसीलिए उतने मजबूत, उतने शुद्ध, उतने पवित्र बनकर राजनीति में जाने का प्रयास कीजिए जिसके माध्यम से अपने जीवन में कुछ आप प्राप्त कर पाओ और समाज के लिए कुछ कर पाओ। राजनीति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले स्व को भूलना पड़ता है। आई जो हमारा हमेशा कैपिटल रहता है उसको हटाना पड़ता है, उसको बाजू में रखना पड़ता है। स्व को छोड़ के समूह का सोचना, स्व को छोड़ के समाज का, सोसाइटी का सोचना, यह भावना अगर आपके अंदर प्रबल है, राजनीति में आपका स्वागत है। अगर राजनीति में आपका कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, मैं नहीं मानता राजनीति आपके लिए है, और ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जो करना चाहे करिए, पर राजनीति में मत जाइए, क्योंकि राजनीति और आज की राजनीति ऐसे लोगों की प्रतीक्षा कर रही है जो अपने आप को छोड़ के, अपना बेनिफिट छोड़ के, अपने बारे में सोचना बंद करके समाज के बारे में सोचना चाहता हो, समाज के लिए कुछ करना चाहता हो। ऐसे लोगों की प्रतीक्षा आज की राजनीति कर रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ। मन से शुद्ध हो जाइए, एक ओपननेस के साथ अपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की क्षमता और ओपननेस के साथ आपको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। अपना मत, हम जो मानते हैं, मेरा ओपिनियन, माई ओपिनियन इज द लास्ट ओपिनियन, माई ओपिनियन इज द मोस्ट करेक्ट ओपिनियन, ऐसी अगर हमारी मानसिकता है, राजनीति आपके लिए नहीं है। हो सकता है राजनीति में आपके साथ काम करने वाले, आप राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हो, पर आपके तहसील में काम करता हुआ कोई व्यक्ति वो आपसे ज़्यादा अकल वाला हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे बैठे, आप प्रदेश के स्तर पे बैठे तो कोई गांव के लेवल का कोई कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के पास आपसे अच्छा विचार नहीं हो सकता है कि आपसे अच्छा विचार हो। राजनीति हमेशा भूमिगत करने का प्रयास कीजिए। दो प्रकार की राजनीति होती है। एक राजनीति ये इंटेलेक्चुअल बेस होती है,
उसमें आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, आपके जीवन में कोई एक विशेषता होती है, उस विशेषता के आधार पे आप राजनीति कर सकते हैं। आप अच्छा बोलते हैं, आप टीवी डिबेट में जाइए, आप अच्छा लिखते हैं, पार्टी के लिए ड्राफ्ट करिए, आप अच्छा डिजाइन कर पाते हैं, पार्टी के लिए डिजाइनिंग करिए। हर एक काम इंपॉर्टेंट है, आप अपने काम के मास्टर बनिए। इसी प्रकार से अगर आपको भूमिगत राजनीति करनी है, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए जहां पे इलेक्शन लड़ना है वहां पे मेहनत तो शुरू करिए, वहां की चीजों को समझने का प्रयास करिए, वहां की प्रजा के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके जीवन में उपयोगी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो यह दो चीज कह के मैं मेरी बात पूर्ण करना चाहूंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी अनिवार्यता। राजनीति में आप तब टिके रह सकते हैं जब आप आपके पार्टी के लिए या आप जिनके साथ जुड़े हैं वह लोगों के लिए अनिवार्य हो। अगर आपकी उपयोगिता नहीं है, राजनीति में आपका स्थान नहीं है। आपकी उपयोगिता होनी चाहिए। और उपयोगिता कैसे कर सकते हैं, आगे मैंने जो 10, 12, 15 पॉइंट्स आपको बताए, इसमें से किसी भी पॉइंट को पकड़िए, किसी भी पॉइंट को पकड़ के अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का, उपयोगिता को मजबूत करने का प्रयास करिए। अंतिम बात जो आज के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। राजनीति में श्रेष्ठ परिणाम लाने का हमेशा प्रयास करिए, पर जो परिणाम आता है उसको उसी स्वरूप में स्वीकार करने की क्षमता, स्वीकार करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। नहीं तो राजनीति में टिक नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा और फ्रस्ट्रेशन के बाद डायबिटीज भी आएगा। क्योंकि मैं हमेशा जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, राजनीति के बारे में एक नग्न सत्य मैं हमेशा सबको बताना चाहता हूं, और यह नग्न सत्य कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, कई सारी जगह पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। राजनीति में लिए जाने वाले निर्णय, उनका बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसा होता है, हर जगह पे ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वह अच्छे लोग योग्यता के आधार पे भी निर्णय करते हैं, पर कई बार ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिसको आप कभी समझ नहीं पाओगे, और उसको ज्यादा समझने की चिंता मत करिए, क्योंकि उनमें ज्यादा लॉजिक ढूंढोगे आपको वो लॉजिक मिलेगा नहीं। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, जो अमिताभ बच्चन की श्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में पिट चुकी थी। 7 फिल्में पिटने के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन पाए, वह मूवी थी जंजीर। प्रकाश मेहरा अपने गुजराती डायरेक्टर थे, उन्होंने यह जंजीर मूवी बनाई थी, और जंजीर ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। जंजीर मूवी अमिताभ बच्चन को ऑफर होने से पहले राजकुमार को ऑफर हुई थी। राजकुमार एक राजा के जैसे एक्टर हुआ करते थे। मेरी एज के या मुझसे जो सीनियर लोग होंगे वो राजकुमार को आज भी जानते होंगे। तिरंगा से लेके कई सारी मूवी वो हमारी जनरेशन ने भी राजकुमार की देखी है। राजकुमार अपनी शर्तों पे काम करने वाला व्यक्ति था। राजकुमार को ऑफर हुई, राजकुमार ने वो मूवी करने से मना कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको पूछे कि मना क्यों किया। बहुत वर्षों बाद किसी पत्रकार ने उनसे पूछने का प्रयास किया कि राजकुमार जी, आपको अफसोस नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार हो गए तो, और आपने मना कर दिया, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन व्हाई यू रिफ्यूज टू डू जंजीर, आपने जंजीर क्यों नहीं करी। राजकुमार ने उनको ऐसा बताया कि प्रकाश मेहरा जब मेरे घर पे मूवी ऑफर करने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने अपने सर के बालों में जो तेल डाल के रखा था उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगी, सो आई रिफ्यूज द मूवी, मैंने मना कर दिया कि मैं ये मूवी नहीं करूंगा। राजनीति में कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जो निर्णय प्रकाश मेहरा के सर के बाल के तेल की स्मेल के जितने लॉजिकल होते हैं। उसका अर्थ यह है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। राजनीति में लिए जाने वाले निर्णय, उसमें लॉजिक मत ढूंढिएगा। आप जो करना चाहते हैं करिए, बेस्ट के लिए प्रयास करिए, और अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है तो उसको स्वीकार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार कई सारे निर्णयों के ऐसे ही लॉजिकल कारण होते हैं कि आज मैंने इस कलर का कुर्ता पहना तो वो आदमी भी इस कलर का कुर्ता पहन के क्यों आया। मैं इस पद्धति से भाषण करता हूं, उसने इस पद्धति से भाषण करने की हिम्मत कैसे की। बहुत सारे ऐसे
छोटे छोटे लोग होते हैं, वैसे बहुत बड़े लोग होते हैं। राजनीति की एक बहुत कड़वी वास्तविकता है कि कई बार कुछ लोग राजनीति में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो छोटे होते जाते हैं, उनकी मानसिकता छोटी होती जाती है। तो ऐसे लोगों की चिंता किए बिना एक कर्मी के रूप में, एक कर्मशील के रूप में अपना काम करते जाइए, क्योंकि राजनीति में, पब्लिक लाइफ में ऐसा चलता रहता है। हमारी वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर हो गए प्रोफेसर योगेश सिंह, आज वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और व्यक्तिगत रूप से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए एक मजबूत प्रेरणा हमेशा वो रहे हैं। योगेश सिंह साहब जो बात हमेशा कहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि उस कवि की जो पंक्तियां हैं वह पंक्तियां कह के मुझे मेरी बात पूर्ण करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि राजनीति में स्थिति ये होती है कि किसी कवि को लिखना पड़ा था कि आओ हम अपना कद जरा और तराशें, आओ हम अपना कद जरा और तराशें। तराशना मीन्स घिसना। जब फर्नीचर का काम होता है ना, तो ऊपर से जो लकड़े को छिला जाता है उसको तराशना बोलते हैं, कि आओ हम अपना कद जरा और तराशें, आइए हम अपने कद को घिस के थोड़ा छोटा कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत नीची यहाँ ऊंचाइयां हैं। राजनीति की जो ऊंचाइयां हमको दूर से दिखती है ना, वो वास्तव में बहुत नीची होती है, और इसीलिए इस नीची ऊंचाइयों से निराश हुए बिना, इन नीची मानसिकताओं से हताश हुए बिना, राजनीति में जो आपका ध्येय है उस ध्येय को लेकर आगे बढ़िए। ध्येय क्या है? प्रजा का भला करना, प्रजा का हित करना, किसी के लिए जीवन में उपयोगी बनना, एक ओपननेस के साथ, एक सकारात्मकता के साथ, एक ज्ञान के बेस के साथ। मेरा घर चलाने के पैसे मुझे घर में से ही मिल जाए, उस ताकत के साथ राजनीति में जाइए। आपको राजनीति से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान होगा, कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, और एक सकारात्मकता के साथ, सर्व स्वीकृति की मानसिकता के साथ राजनीति में आगे बढ़ते जाइए। राजनीति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ऐसा करके पॉलिटिक्स से बाहर रहना, यह कोई इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर राजनीति गंदगी है तो उस गंदगी को बातों से साफ नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया पे 4 कमेंट डाल देने से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर राजनीति की गंदगी को साफ करना है, उस राजनीति की गंदगी में उतरो, खुद गंदे हो जाओ, और उसके बाद उस गंदगी को साफ करके राजनीति को निर्मल बनाने का प्रयास करो। बातें करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप के ऊपर लेना पड़ेगा। हम ऐसा कई बार सुनते आए हैं कि माँ चाहती है कि हर बच्चा शिवाजी बने, पर मेरा बच्चा नहीं, बाजू वाले का बच्चा। हमें अपने ऊपर पीड़ाओं को सहने का कहीं ना कहीं अनुभव कम होता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध कविता थी मधुशाला, उसमें उन्होंने एक पंक्ति कही थी, यह पंक्ति हमेशा मुझे प्रेरणा देती है। उस पंक्ति में उन्होंने लिखा था कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद ढूंढने की मानसिकता हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी, और इस सकारात्मक मानसिकता के साथ आप सब मिलके राजनीति में आए। आपके जिस नेता में श्रद्धा हो, आपकी जिस पार्टी में श्रद्धा हो, उस पार्टी को ज्वाइन करें, उस नेता को ज्वाइन करें। कभी भी किसी के अंध भक्त मत बनिए, कभी भी किसी के चमचे मत बनिए। अपनी बात को स्वतंत्रता से आप जहां रख सकते हैं उसी के साथ जुड़िए, पर मर्यादा बना के रहिए। अपनी बातों को मर्यादा पूर्ण भाव से रख के, अपने ओपिनियन की आप खुद अगर कदर नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा। इसीलिए अपने जीवन की जो चीजें हैं, अपने विचार हैं, उस विचारों का महत्व बना के रखिए। राजनीति में आइए, प्रवेश करिए, इस गंदगी को साफ करिए। आज नहीं तो कल राजनीति की इस गंदगी को साफ होना है, और इस राजनीति की इस गंदगी को साफ करने में मुझे और आपको, हम सबको निमित्त बनना है। आज का युवा अगर संकल्प कर ले, आज का युवा अगर ठान ले, तो किसी भी समस्या के सामने लड़ सकने की आज के युवा की ताकत है। आपकी उस ताकत को, आपके उस जज्बे को मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूं। आप सभी राजनीति में आने में सक्षम है। आइए, राजनीति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और यह फेसबुक लाइव वन साइडेड था। आपके प्रश्नों का अभी जवाब दे पाना ये मेरे लिए संभव भी नहीं है।
और 1 घंटे के जितना समय होने को आया है। बहुत सारे लोगों को अपने अलग अलग कामों में जुड़ना होगा, कुछ लोगों का खाना बाकी होगा, और इस समय में ज़्यादा समय न लेते हुए मेरा फेसबुक पेज है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मेरा नंबर अवेलेबल है, मुझे सीधा मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ से जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसी वीडियो में इसी पेज पे आप मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और एक दूसरे की शक्तियों को, एक दूसरे की सकारात्मकता को पहचान के एक दूसरे को बड़ा करते हुए, राजनीति में हमेशा किसी न किसी को काटना, उससे हम बड़े नहीं हो जाते हैं। किसी को बड़े करने से भी हम बड़े होते हैं, किसी को बड़ा बनाने से भी हम बड़े होते हैं। राजनीति हमेशा कंपटीशन नहीं होती, राजनीति यह सहकार से भी चल सकती है, एक दूसरे के कोऑपरेशन से भी चल सकती है। जो एस्टैब्लिश्ड मानसिकता है, राजनीति की जो एस्टैब्लिश्ड इंप्रेशन है, उससे बाहर निकल के अपनी शर्तों पे, अपनी इच्छाओं के आधार पे, अपनी मान्यताओं के आधार पे, अपने कन्विक्शन के आधार पे राजनीति में आइए, राजनीति करिए और समाज को, देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दीजिए। यही आज के दिन आप सबसे मेरी अपेक्षा है, मेरा निवेदन है। फिर एक बार मेरे भाई मिहिर रंभट को, रंभट युवा नवनिर्माण सेना और पूरे उनके सहयोगी मित्रों को हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उनके माध्यम से आप सबके साथ जुड़ने का मुझे इस प्रकार से मौका मिला। राजनीति ये कोई गंदा क्षेत्र नहीं है, सोच गंदी हो सकती है, सोच छोटी हो सकती है। अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को शुद्ध बनाइए, उच्च बनाइए और इस उच्च शुद्ध विचारों के साथ माँ भारती के चरणों में अपने आप को अर्पण करिए। यही आज के दिन आप सबसे अपेक्षा है। आप सबका धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।